नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सक्षम यादव डिग आउट पर आपके साथ एक बार फिर से आज एक नई कहानी के साथ। जैसा कि मैंने बताया था कि आज की हमारी कहानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़ी है। लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आप लोगों ने काफ़ी बार उनका नाम भी सुना होगा। कहते हैं उनका अपना एक अलग ही स्वैग था, उनका जो स्टाइल था वो सबसे अलग था। तो लालू प्रसाद यादव को बिहार में मानने वाले और बिहार में उनके चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि एक किस्सा उनके बारे में ये कहा जाता है कि बिहार में यादवों की इतनी ज़्यादा इज्जत थी नहीं, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वहाँ पर यादवों की इज्जत फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो काफ़ी लोग लालू प्रसाद यादव को चाहते थे, काफ़ी लोग लालू प्रसाद यादव को मानते भी थे। तो लालू प्रसाद यादव के बारे में तमाम सारी बातें इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की लाइफ में, उनके जीवन में एक ऐसा दिन आया, एक ऐसा दौर आया कि उसके बाद लालू प्रसाद यादव का पूरा पॉलिटिकल कैरियर और उनकी लाइफ, कहते हैं उनको पता चल गया था कि बस अब उनकी लाइफ ख़त्म है। तो पूरी कहानी इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बात 1995 की। लालू प्रसाद यादव बिहार में 1995 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए खड़े होते हैं अपनी पार्टी जनता दल के बैनर तले। यानी लालू यादव की पार्टी का जो नाम था वो जनता दल था। 1995 के विधानसभा चुनाव में वो बिहार से मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ा होते हैं। मुख्यमंत्री पद से खड़े होते हैं और जीत भी जाते हैं। कहते हैं कुल 324 सीट में से लगभग 167 सीटें लालू प्रसाद यादव को मिलती हैं और अब वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। बिहार के मुख्यमंत्री बन गए लालू प्रसाद यादव। समय गुजरता है, करीब करीब 8 महीने बाद उस वक्त बिहार के जो फाइनेंस कमिश्नर थे एस विजय राघवन, उनको एक दिन पता चलता है कि बिहार के जितने भी सरकारी जो दफ्तर हैं, सरकारी जो विभाग हैं, उनके अंदर पैसों को लेके कोई ना कोई घपला चल रहा है। तो उनको ये डाउट होता है, और जब उनको ये डाउट होता है फाइनेंस कमिश्नर एस विजय राघवन को, तो वो उस दौरान बिहार में जितने भी डीएम थे, जितने भी आईएएस अधिकारी थे, बाकायदा उनको लेटर लिखते हैं और ये बोलते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने ज़िलों में जितने भी आपके अधीन सरकारी महकमे हैं उनकी जांच करो। वहाँ पे जो बिल दिए गए हैं, रसीद दिए गए हैं, जिसको दे के पैसे निकाले गए हैं, बाकायदा उन सभी रसीदों और बिलों की जांच करो और पूरी की पूरी रिपोर्ट फिर आप मुझे भेजना। पूरी जांच करके और फिर आप रिपोर्ट मुझे रिपोर्ट करना। तो फिर सारे डीएम अपने काम में, सभी जितने भी डीएम थे बिहार के, उनके पास लेटर पहुंचता है और सभी फिर अपने अपने इलाके में इंक्वायरी करने में जुट जाते हैं। तो कहते हैं उस वक्त बिहार में एक जगह थी चाईबासा, क्योंकि उस समय जो झारखंड था, अभी फिलहाल ये जो जगह चाईबासा है झारखंड में है, और उस दौर में झारखंड बिहार का हिस्सा था, अलग राज्य बना नहीं था। तो बिहार में एक जगह थी चाईबासा। अब चाईबासा में एक नए नए डीएम, नए नए आईएएस अधिकारी, मिस्टर अमित खरे, यंग खून, कुछ करने की ललक तलब, इनके पास भी बाकायदा लेटर पहुंचता और ये भी इंक्वायरी करते हैं अपने इलाके में। ये जब इंक्वायरी करते हैं तो इंक्वायरी करते 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 ये अपने इलाके के पशुपालन विभाग में पहुंचते हैं अमित खरे। और जब पशुपालन विभाग में पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि पशुपालन विभाग से 2 किस्तों में एक बार 10 करोड़ रुपया और एक बार 9 करोड़ रुपया ये निकाले गए हैं। इनकी रसीद तो दी गई है, लेकिन इनका कोई हिसाब नहीं दिया गया। अब ये पशुपालन विभाग क्या है? तो कहते बिहार में एक पशुपालन विभाग बनाया गया था। जैसे कि बिहार में जितने भी तमाम पशु हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, इनके रखरखाव के लिए, इनके खाने पीने के लिए, इनके चारे के लिए, इनकी कह सकते हैं इनकी जो मेंटेनेंस, जैसे कि मान लीजिए इनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इनकी बीमारी दवाइयों का खर्चा, इनके चारे का खर्चा, तो उसके लिए बिहार सरकार ने पशुओं की उत्पत्ति के लिए पशुपालन विभाग बनाया। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि इस पशुपालन विभाग का कोई बजट निर्धारित नहीं किया कि मतलब आप पशुपालन विभाग से पशुओं के लिए इतनी ही रकम निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बजट नहीं दिया। तो लोग आते, बिल देते, रसीद देते और पैसे निकाल के चले जाते, कोई हिसाब नहीं। तो कहते कि अमित खरे फिर एक दिन
इस पशुपालन विभाग में पहुंचते हैं। और जब वो पशुपालन विभाग में पहुंचते हैं तो शायद उनकी इस रेड की या उनके इस आने की खबर पहले ही पशुपालन विभाग में किसी ने दे दी थी। तो जब वो उस विभाग में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तमाम कुछ फाइलों को जला दिया गया, कुछ फाइलें अभी भी जल रही हैं। तो उनको वहाँ से जो भी उस दौरान जो फाइलें मिलती हैं वो उनको लेके फिर वापस लौटते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना चलो जो फाइलें मुझे जो मिली हैं कम से कम इनकी तो इंक्वायरी करूं। तो जो उनको फाइलें वहाँ से मिली थी, जो उन्होंने वहाँ से बरामद की थी, वो सारी 10 लाख रुपए से नीचे की फाइलें थी। अब ये क्या मसला? तो सरकारी महकमों के अंदर एक बात ये भी है कि अगर आप 10 लाख रुपए से नीचे की कोई फाइल लगाते हैं, 10 लाख रुपए की रकम अगर आप अप्रूव कराने के लिए कोई फाइल लगाते हैं, तो फिर उस पर किसी एक विशेष अधिकारी के सिग्नेचर होते हैं, वो आपके इन पैसों को अप्रूव करता है और फिर आपकी जो फाइल है वो पास हो जाती है और आपको पैसे मिल जाते हैं। और अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर की रकम निकलवाते हैं, वो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, करोड़ भी हो सकता है, तो उसके लिए फिर वो फाइल ऊपर तक पहुंचती है और उसमें तमाम सारे जितने भी सीनियर अफसर होते हैं उनके साइन होते 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 वो फाइल फिर नीचे आती है और फिर आपके पैसे अप्रूव होते हैं। तो अमित खरे देखते हैं कि एक तो 10 करोड़, एक 9 करोड़ की 2 किस्तें निकाली गई, हिसाब दिया नहीं गया। ऑफिस पहुंचे तो फाइलें जला दी गई थी, जो मिली उनमें 10 लाख से नीचे के बिल, यानी घपला तो है। तो जब वो इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि अकेले चाईबासा से करीब करीब 37 करोड़ रुपए का घोटाला हो रखा है। मतलब 37 करोड़ रुपए निकाले गए लेकिन उनका कोई हिसाब किताब नहीं। जब उनको ये बात पता चलती है तो फिर वो फाइनेंस कमिश्नर एस विजय राघवन के पास अपनी रिपोर्ट लेके पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि सर ये अकेले चाईबासा से करीब करीब 37 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा है और इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके बाद अलग अलग डीएम जितने भी तमाम जिलों के जो आईएएस अधिकारी थे वो भी अपनी रिपोर्ट लेके पहुंचते हैं। जैसे कि रांची से गुमला, पटना, डोरंगा, लोदरमा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी आईएएस अधिकारी थे वो फिर पहुंचते हैं और सब जाके ये बताते हैं कि सर हमारे पास भी पैसे तो निकलवाए गए हैं, हमारे जो अधीन जितने भी दफ्तर हैं, लेकिन उनका कोई हिसाब दिया नहीं गया, तो घपला हमारे पास भी हुआ है। तो फिर जो फाइनेंस कमिश्नर थे एस विजय राघवन, वो बिहार पुलिस को बोलते हैं कि आप 420 का केस दर्ज करो और फर्जीवाड़े का, धोखाधड़ी का केस दर्ज करो और इंक्वायरी करो। बिहार पुलिस बाकायदा केस दर्ज करती है, करीब 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, 100 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद फिर जो विपक्षी पार्टियां थी बिहार में उस दौरान, वो लालू प्रसाद यादव की सरकार पर उंगली उठाती है। उनको एक मुद्दा मिल गया, एक मसला मिल गया बोलने के लिए, एक बहाना मिल गया। वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर उंगली उठाती हैं। जब लालू प्रसाद यादव को ये पता चलता है तो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने फिर 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच ये 3 सदस्यों की कमेटी करेगी। लेकिन यहाँ भी खेल देखिए, जब बाद में केस सीबीआई को पहुंचता है तो उन 3 सदस्यों में से भी जो 2 सदस्य थे उनके ऊपर खुद इस घोटाले का आरोप मिलता है, उनके ऊपर वो खुद इस घोटाले में शामिल मिलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो चाईबासा था जहां से 37 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, वहां के एक सरकारी अफसर पर भी 50 लाख रुपए के घोटाले का इल्जाम लगा था। जब लालू प्रसाद यादव को ये पता चलता है तो वो उस अफसर को तुरंत सस्पेंड कर देते हैं, बर्खास्त नौकरी से। लेकिन खेल देखिए, 15 दिन बाद वही अफसर उससे भी ऊपर वाली पोस्ट पर प्रमोट होकर किसी दूसरी जगह पर, दूसरे दफ्तर में, दूसरे सरकारी महकमे में शिफ्ट हो जाता है। तो ये भी लालू प्रसाद यादव का अपने एक अलग जलवा था। बिहार की विपक्षी पार्टियों को मामला मिल गया, सरकार के खिलाफ, जनता दल के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को मुद्दा मिल गया। विपक्षी पार्टियां लालू प्रसाद यादव को बोलते कि इस पूरे घपले की जांच सीबीआई से करवाओ। लालू प्रसाद यादव मना करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, बिहार पुलिस कर लेगी। उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां और लोग फिर पटना हाईकोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो माने नहीं। जब पटना हाईकोर्ट पहुंचते हैं तो वो बाकायदा जज को बताते हैं कि अकेले चाईबासा से करीब 37 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है और लालू प्रसाद यादव की सरकार पर उंगलियां हैं, तो इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। तो कहते हैं कि पटना हाईकोर्ट 10 मई 1997 को सीबीआई जांच के आदेश दे देती है, या उससे पहले शायद 10 मई 1997 से पहले पटना हाईकोर्ट फिर सीबीआई जांच के आदेश देती है।
और जब लालू प्रसाद को ये पता चलता है कि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए, तो लालू प्रसाद यादव पटना हाई कोर्ट के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के वो बताते हैं, वो बोलते हैं कि इस पूरे मामले की जांच करने में बिहार पुलिस पूरी तरह से सक्षम है और उसको इस मामले की जांच करने दी जाए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलता है कि नहीं, अगर इस मामले की निष्पक्षता से अगर कोई जांच कर सकता है, क्योंकि घोटाला बहुत बड़ा था, 37 करोड़ रुपया, इस मामले की निष्पक्षता से अगर कोई जांच कर सकता है तो वो सीबीआई है। तो फिर लालू प्रसाद यादव की अर्जी भी खारिज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट और फिर सीबीआई को ये जांच दे दी जाती है। सीबीआई जांच में शामिल होती है, बिहार पुलिस जांच से बाहर होती है। 27 मार्च 1996 को सीबीआई उसी चाईबासा के पशुपालन विभाग से अपनी जांच करना शुरू करती है। 10 मई 1997 को, यानी एक साल तक सीबीआई जांच करती है, और 10 मई 1997 को जब सीबीआई ने पूरे मामले की जांच कर ली, उसके बाद वो बिहार के गवर्नर के पास पहुंचती है और उनको बताती है कि हमारे पास वो तमाम तरह के सबूत, तमाम तरह के एविडेंस हैं जो पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव की और उनकी सरकार के खिलाफ उंगली उठाते हैं, उनकी सरकार की तरफ उंगली उठाते हैं। तो कहते हैं तब तक लालू प्रसाद यादव की पार्टी में भी घमासान मच चुका था। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर जोर लगाया कि आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव फिर 25 जुलाई 1997 को जनता दल पार्टी से अपना इस्तीफा देते हैं और 28 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल के नाम से एक अपनी अलग पार्टी बनाते हैं और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से। उसके बाद सीबीआई गवर्नर के पास पहुंचती है, गवर्नर को सारे प्रूफ दिखाती है। फिर गवर्नर कहते हैं कि चलो आप लालू प्रसाद यादव से आपको पूछताछ करने की परमिशन है। तो सीबीआई कहती है कि न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा, केंद्रीय मंत्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, 3 आईएएस अधिकारी और काफ़ी सीनियर अफसर, इन सबके खिलाफ हमें इंक्वायरी की परमिशन चाहिए। सीबीआई को परमिशन दे दी जाती है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव 29 जुलाई 1997 को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं अग्रिम जमानत के लिए, और वो सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी डालते हैं कि मुझे सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है, तो आप मुझे अग्रिम जमानत दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट को हालांकि पहले से ही पता था कि सीबीआई के पास लालू प्रसाद के खिलाफ सारे सबूत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फिर लालू प्रसाद यादव की जो अग्रिम जमानत की जो ये दरख्वास्त थी, ये अर्जी थी, इसको बर्खास्त करते हैं और कहते हैं कि 30 जुलाई 1997 को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को पटना में उनके घर के बाहर से सुबह सुबह उठा लिया और उठा के उसको ले आए। उसके बाद उसको कोर्ट में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में पेश किया जाता है। सीबीआई इससे पूछताछ करती है और करीब करीब कहते 135 दिन के लिए लालू प्रसाद यादव को पटना जेल में भेज दिया जाता है। करीब करीब 135 दिन, यानी अगर मैं बात करूँ 5 महीना, 5 महीने के लिए लालू प्रसाद यादव को पटना जेल में शिफ्ट। फिलहाल उनकी पत्नी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री हैं। 12 दिसंबर 1997 को लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलती है, लेकिन जब तक उनको जमानत मिलती है तभी उनके खिलाफ चारा घोटाले का एक और फैसला आ जाता है। लालू प्रसाद यादव दोबारा से जेल में 18 अक्टूबर 1998 को और फिर गिरफ्तार हो गए। उसके बाद 28 नवंबर 2020 को फिर वो जमानत की अर्जी डालते हैं, फिर उनको जमानत मिलती है, लेकिन तब तक फिर किसी चारे घोटाले के मामले की सुनवाई हो चुकी होती है और उसका फैसला आ चुका होता है। जैसे वो बाहर आते हैं फिर तुरंत अंदर, लेकिन इस बार कहते हो सबसे कम टाइम के लिए जेल गए थे, 1 दिन के लिए, और फिर उनको जमानत मिल गई थी। ये सब चल ही रहा था, तब तक झारखंड बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया। अब जो विपक्षी पार्टियां थी उनमें भी आवाज़ उठने लगी कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इनके पति लालू प्रसाद यादव पर घोटाले का आरोप लगा है और इनके पति का जेल में लगभग आना जाना है, तो अब इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ ये भी आरोप लगे थे कि पटना जेल में लालू प्रसाद यादव एक कैदी की तरह नहीं रहते, बल्कि उनको तकरीबन सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं, तो ये भी आरोप लगे थे। जब ये आरोप सुप्रीम कोर्ट में लेके लोग पहुँचते हैं, विपक्षी पार्टियाँ पहुँचती हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाता है और वो ये कहता है कि चारा घोटाले से जुड़े जितने भी मामले हैं, इन सब की सुनवाई और कार्रवाई
अब झारखंड के रांची में होगी और फिर ये मामला रांची कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फरवरी 2002 में रांची की स्पेशल सीबीआई की जो अदालत थी वो मामले की सुनवाई करती है। काफ़ी लंबी बहस चलती है, गवाह आते हैं और 2006 तक ये बहस चलती है। उसके बाद 2013 में चारा घोटाले में जितने भी मामले थे उनके फैसले आने शुरू होते हैं। अलग अलग करीब 48 मुकदमे थे चारा घोटाले में, जिनमें 40 से ज़्यादा आरोपी थे। उस दौरान तक 11 की मौत हो चुकी थी। 4-5 मामलों में लालू प्रसाद यादव को गुनहगार बताया जा चुका था और 30 सितंबर 2013 को सीबीआई जज ने पहली बार लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को चाईबासा के मामले में 5 साल की सज़ा सुनाती है। फिर रांची के मामले, देवघर के मामले, किसी में 5 साल, किसी में 7 साल, इस तरह से इनको सज़ा सुना दी जाती है। उसके बाद इन दोनों को फिर जगन्नाथ मिश्रा को और लालू प्रसाद यादव को रांची की बिरसा मुंडा जेल में शिफ्ट किया जाता है और कहते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा की तब तक उम्र हो चुकी थी और उनकी मौत हो चुकी होती है। अब जब भी लालू प्रसाद यादव जमानत के लिए अर्जी डालते हैं तब तक चारा घोटाले का कोई ना कोई दूसरा मामला सामने आ जाता है। अब लालू प्रसाद यादव को जमानत ना मिले, वो जेल में बेचारे, जब भी अर्जी डालें कोई ना कोई मामला वापस जेल, जब भी अर्जी डालें कोई ना कोई मामला वापस जेल। इस पूरे मामले में 38 आरोपी थे। इनमें से 11 की मौत हो चुकी है, 3 सीबीआई के गवाह बने, 2 ने अपना जुर्म कबूल किया। लालू यादव पर चाईबासा के सरकारी खजाने से 37 करोड़ रुपए का जो मामला था वो प्रूफ हो गया। मतलब 37 करोड़ रुपए निकालने का जो मामला लालू प्रसाद यादव पर लगा था चाईबासा से, वो मामला माना गया। दुमका के सरकारी खजाने से करीब 3.31 करोड़, देवघर के खजाने से करीब 84 लाख रुपया, चाईबासा के खजाने से करीब 33 करोड़ और सबसे ज़्यादा ढूंढक के खजाने से करीब 139 करोड़ रुपए की राशि, ये सबसे बड़ा अमाउंट था, ये लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मिलता है। सीबीआई ने पूरा घोटाला तकरीबन 950 करोड़ रुपए जोड़ा और कोर्ट में पेश किया। लालू प्रसाद यादव को फिर जेल होती है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो घोटाला था ये 950 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा था, लेकिन कुछ फाइलें जला दी गई और पूरी तरह से एविडेंस और प्रूफ मिल नहीं पाए, तो सबूत मिल नहीं पाए, तो फिर ये 950 करोड़ तक सिमट कर रह गया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव तब से लेकर आज तक जेल में हैं। कहते हैं उनका बुढ़ापे के दौर से गुजर रहे हैं, दवाइयों के भरोसे वो जी रहे हैं। कुछ दिन पहले वो दिल्ली के एम्स भी आए थे डॉक्टरों के पास। तो तमाम मामला, तमाम सारी जानकारी लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका ये चारा घोटाले का सारा किस्सा आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहानी आपको लगी कैसे। आगे फिर एक नई कहानी के साथ दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।